अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि उन पर जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी जब इस पर राहुल गांधी से संसद में माफी मांगने के लिए बोल रही थी तो राहुल गांधी के बचाव में कांग्रेस कह रही थी कि राहुल ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, माफी किस बात की मांगेंगे। लेकिन आप सोचिए कि पहले राहुल गांधी के मामले में अमेरिका ने कहा कि उनकी राहुल गांधी के मामले पर नजर है, अब जर्मनी बोल पड़ा है। वहां के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के केस पर और संसद से उनकी सदस्यता रद्द होने के मामले में हम नजर बनाए हुए हैं। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी के मामले में न्यायिक स्वतंत्रता और मौलिक लोकतांत्रिक मूल्यों के मानक बनाकर रखे जाएंगे। यानी जर्मनी यह कह रहा है कि राहुल गांधी के मामले में फेयर ट्रायल हो, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। एक बार आपको जर्मनी के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने क्या कहा वो सुनवा देता हूं, उसके बाद आगे की बात तफसील से रखूंगा। Urteil gegen den indischen Oppositionspolitiker Rahul Gandhi zur Kenntnis genommen, ebenso wie die Suspendierung seines Parlamentsmandats. Nach unserer Kenntnis stehen Herrn Gandhi gegen das Urteil Rechtsmittel offen. Dann wird sich zeigen, ob dieses Urteil Bestand hat und ob die Voraussetzung für die Suspendierung des Mandats überhaupt gegeben ist. Wir erwarten, dass die Standards in Bezug auf die Unabhängigkeit der Justiz und demokratische Grundprinzipien auch für das Verfahren gegen Rahul Gandhi gelten. आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि बॉस, अमेरिका का, जर्मनी का क्या लेना? राहुल गांधी पे कार्रवाई नरेंद्र मोदी ने की है क्या? यहां के न्यायालय की प्रक्रिया है, उसके तहत केस चला, सुनवाई हुई, कार्रवाई हुई। ये अमेरिका और जर्मनी हमको बताएंगे कि राहुल गांधी पे वो नजर रख रहे हैं उस मामले पर। तुम कौन हो नजर रखने वाले? लेकिन कुल मिलाकर राहुल गांधी पर अब तक 2 देश कमेंट कर चुके हैं। एक, पहले अमेरिका ने कहा कि राहुल गांधी के केस पर हम नजर बनाकर रखे हुए हैं, और अब जर्मनी ने कह दिया कि राहुल गांधी के केस पर नजर बनाकर रखे हुए हैं। बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल है कि अचानक से अमेरिका और जर्मनी राहुल गांधी के मामले में कमेंट क्यों कर रहे हैं? भाई, इन दोनों देशों का इस केस से क्या लेना देना? यह तो भारत का अंदरूनी मामला है, इसमें इन दोनों देशों को टांग अड़ानी ही नहीं चाहिए। अच्छा, बड़ा सवाल तो यह भी है कि भाई, अगर इन देशों को राहुल गांधी और भारत के लोकतंत्र की इतनी चिंता थी तो राहुल गांधी पर तो नेशनल हेराल्ड का भी केस चल रहा है, उस मामले में उन्हें बिठाकर पूछताछ भी हो चुकी है। वो तो तब भी आरोप लगाते रहे कि ये सब भारत की सो कॉल्ड तानाशाह सरकार उनकी आवाज दबाने के लिए कर रही है। तब तो अमेरिका और जर्मनी ने नहीं कहा कि हमारी नजर है नेशनल हेराल्ड केस पर, हम देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तो तब नहीं कहा ना, आपको याद है किसी देश ने कहा था? नहीं कहा था। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी विदेशी धरती पर याद दिलाकर आए कि बॉस, भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है और आप सब चुप बैठे हैं, इन देशों को मौका मिल गया कि ये लो, ये तो खुद ही हमें इनवाइट कर रहा है कि भारत के मामले में बोलने के लिए। ये देश तो विदेशी फूफा है जो भारत के विकास की धूमधाम से निकलती बारात में मुंह फुलाए घूमने और माहौल बिगाड़ने के लिए तत्पर हैं। और अब इन सारे विदेशी फूफाओं को मौका मिल गया कि भारत और नरेंद्र मोदी को टारगेट करें, क्योंकि इनको तो मौका मिल नहीं रहा। इंडिया की अर्थव्यवस्था रॉकेट बनी हुई है, नरेंद्र मोदी दुनिया को लीड कर रहे हैं, तो इनको कुछ मिल नहीं रहा था। अब राहुल गांधी वहां बोल के आए तो इनको मौका मिल गया। अब ये जर्मनी बोल रहा है, अमेरिका बोल रहा है कि इंडिया में लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन होगा। अब ये सब सुनाएंगे हमको। एक बार सुनिए कैसे लंदन में बैठकर राहुल गांधी अमेरिका और यूरोप से कह रहे थे कि उन्हें भारत में खत्म होते लोकतंत्र की चिंता होनी चाहिए। देखिए जरा। How would you react if democracy suddenly disappeared in Europe? Right? You'd be shocked and you'd be like, oh my God, that's a massive blow to democracy. Well, how would you react if something, a structure 3.5 times Europe suddenly went non-democratic? Right? That's happened already. That's not something that is going to happen in the future. That's already happened. But there's no reaction. And if we're talking about Europe, that's the thing that shocks me. There's no reaction, right? And of course, there are reasons for there not being a reaction. There is sort of trade and there's money and stuff like that. But Indian democracy is a public good. And if you're looking at the democratic structure, it is the single most important public good.
the largest. It's 3 or 4 times the size of the United States in terms of numbers. Same with regards to Europe. So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem. With regards to, and frankly, the opposition is fighting that battle, right? And it's not just an Indian battle. It's actually a much more important battle, because it's a battle for a huge part of the democratic people on this planet. ये वो राहुल गांधी का पुराना बयान है, और हमने वहां राहुल गांधी सांसद कांग्रेस इसलिए लिखा क्योंकि उस जमाने में वो सांसद होते थे और उनके बयानों का महत्व भी इसी बात से ज्यादा था कि भारत का एक सांसद बैठकर वहां ये बातें कह रहा है। अब तो वो सांसद रहे नहीं, लेकिन वो खुद ही कह रहे हैं कि ये भारत की ही समस्या नहीं है, और अमेरिका और यूरोपीय कंट्रीज कैसे देखकर भी सब कुछ जो है वो मुंह मोड़े हुए हैं। और अब देखिए, सबने वही करना शुरू कर दिया, इंडिया के मामले में घुसने लगे सब। होना क्या चाहिए था कि कांग्रेस और राहुल गांधी ये कहते कि किसी अमेरिका, किसी जर्मनी को हमारे मामले में बोलने की जरूरत नहीं है बॉस। वो बोलते, जब अमेरिका ने बोला तभी बोलते कि हेलो तुम ना बोलो, ये हमारे यहां की अदालत का मामला, हम देख लेंगे। जर्मनी ने बोला, इनको बोलना चाहिए था कि ए बॉस हेलो तुम ना बोलो, हम देख लेंगे। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है, दूसरे देश राहुल गांधी के मामले में बोल रहे हैं, भारत के मामले में दखल दे रहे हैं, और कांग्रेस के नेता थैंक यू कह रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके जर्मनी के विदेश मंत्रालय और जर्मनी के सरकारी मीडिया कंपनी के इंटरनेशनल एडिटर रिचर्ड वॉकर को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने राहुल गांधी के मुद्दे पर संज्ञान लिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के उत्पीड़न के जरिए भारत में जिस तरह से लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, इस पर ध्यान देने के लिए जर्मनी के विदेश मंत्रालय और रिचर्ड वॉकर का बहुत धन्यवाद। ये खुश हो रहे हैं कि दुनिया के दूसरे देश भारत के लोकतंत्र में दखल दे रहे हैं। बताइए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सलमान खुर्शीद, बड़े वकील हैं, पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं। राहुल गांधी पर जर्मनी की टिप्पणी पर सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि जैसे दूसरे देशों में भारतीयों पर उत्पीड़न होता है तो हम बोलते हैं, वैसे ही दूसरे देश भी बोलेंगे, हमें अपना काम ठीक से करना चाहिए। एक बार इनका बयान सुनिए और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने तो राहुल गांधी को एक और नई मुसीबत में डाला है। सुनिए पहले ये क्या कह रहे हैं। सरकार को बताना चाहिए, और सरकार को फिर अगर कोई मापदंड बनाने हैं तो सरकार वो मापदंड बनाए कि हम भी कभी किसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, कुछ भी हो, चाहे हमारे आवासीय भारतीयों के साथ वहाँ दुर्व्यवहार हो, हमें कुछ नहीं कहना है, हम चुप रहेंगे क्योंकि वो दूसरे देश का मामला है। ये अगर कहीं पर अन्याय हो रहा है तो हम तो बोलते हैं ना, तो अगर हम बोलेंगे तो दूसरे भी बोलेंगे, लेकिन दूसरे ना बोलें इसके लिए हमें अपना काम इतना अच्छा करना चाहिए और अपनी व्यवस्था इतनी सुदृढ़ करनी चाहिए कि किसी को अवसर ना मिले वो ऐसी कोई बात कहें। अब बताइए, सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि दूसरे किसी देश में अगर किसी अप्रवासी भारतीय पर कुछ अटैक होता है, कुछ हमला होता है, तो हम लोग बोलते हैं ना, तो दूसरे देश भी बोलेंगे। अरे भाई, हम अपने लोगों के लिए बोलते हैं। क्या सलमान खुर्शीद राहुल गांधी को भारतीय नहीं मानते क्या सलमान खुर्शीद को लगता है राहुल गांधी अमेरिकी हैं क्या? या उनको लगता है राहुल गांधी जर्मन है क्या, कि जर्मनी के किसी नागरिक पर, अमेरिका के किसी नागरिक पर यहां कुछ अत्याचार हो गया तो उनका बोलने का अधिकार है? अरे कैसे दोनों मैच हो गया भाई? इंडिया अपने लोगों के लिए बोलता है, राहुल गांधी इंडिया के हैं ना भाई, अमेरिका और जर्मनी के हैं क्या? कुछ भी तर्क दे रहे हैं। राहुल गांधी पर कोर्ट के फैसले को कांग्रेस के कुछ नेता मैच फिक्सिंग बता रहे हैं, जबकि सलमान खुर्शीद खुद मान रहे हैं कि राहुल गांधी पर केस एक लीगल मामला है, इस पर ऊपरी कोर्ट ही फैसला करेगा, जज पर सवाल नहीं उठा सकते। तो जब आप खुद मान रहे हैं कि यह लीगल मामला है तो इस पर दूसरे देश क्यों बोल रहे हैं भाई? एक बार आप उनका यह बयान भी सुन लीजिए। कानून के तहत ही हुआ, राहुल गांधी के साथ जो हुआ, ये जो भी कोर्ट में होता है वो कानून के तहत होता है, लेकिन जब दूसरा कोर्ट उसको पलट देता है तो वो भी कानून के तहत होता है। ये थोड़ी कहा जाता है कि जज जो था उसने बेईमानी करी।
जज अपनी सोच से जो करता है उस पर प्रतिक्रिया करने के लिए या उस पर एक और निर्णय करने के लिए उससे उच्च स्तर का कोर्ट होता है। और जब तक अंतिम कोर्ट में ये बात स्पष्ट ना हो जाए कि क्या सही है क्या गलत है, तब तक ये कहना कि हम जीत गए, हमने बाजी मार ली, हम ये गलत थे। तो बॉस यही बात जाके राहुल गांधी को ना समझाइए। नव भारत के माइक पर कह रहे हैं कि जज जो है वो गलत नहीं होता। तो जब फैसला जज ने दिया और आपको उम्मीद है कि ऊपरी अदालत में फैसला पलट जाएगा, तो फिर ये सब काले कपड़े पहनकर घूमना, देश में प्रदर्शन करना, इधर उधर हंगामा करना, हम पे प्रताड़ना हो गई, भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, नरेंद्र मोदी तानाशाह, ये सब किस बात के लिए भाई? यही बात फिर राहुल गांधी को समझा देना था ना। वहां कुछ और चल रहा है, यहां समझा रहे हैं कि भाई देश की जुडिशरी है, ऊपर मामला पलट जाएगा। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी भी अब इस बात से खुश हैं कि राहुल गांधी पर दूसरे देश बयान दे रहे हैं। राशिद अल्वी का कहना है कि यह बीजेपी के लिए मैसेज है, जरा उनको भी सुन लीजिए। Minister of Germany, even in United States, this issue is being raised in the parliament. Media from all over the world, they are writing against this sentence against Rahul Gandhi. Bharatiya Janata Party should learn a lesson from this. They should go through the statement of these leaders, world leaders. They should try to understand why it is happening in the whole of world. It is the message to the leaders of Bharatiya Janata Party. अब आप ऐसी ऐसी बात कहिएगा और उसके बाद कहिएगा कि बीजेपी जो है वो क्यों माफी मांगने के लिए कहती है। कह रहे हैं दुनिया भर में मुद्दा उठ रहा है, बीजेपी को समझना चाहिए। अरे भाई दुनिया क्यों मुद्दा उठाएगी भारत के जुडिशरी के फैसले पर? और दुनिया मुद्दा उठा देगी तो हमारे यहाँ की अदालत में जो फैसला आया वो गलत हो जाएगा क्या? हम दुनिया को सुनेंगे क्या? दुनिया जज बनेगी क्या? ये बात सही है कि कई बार कुछ देश दूसरे देशों के मामले में टिप्पणी करते हैं, लेकिन ये वो मामले होते हैं जहां मानवाधिकार का उल्लंघन हो जाता है या फिर किसी देश में लोकतंत्र को दबाया जा रहा हो, किसी देश में जबरन विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया। राहुल गांधी के मामले में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी पर अमेरिका और जर्मनी जैसे देश बयान दे रहे हैं, या तो इन देशों ने राहुल गांधी का मामला सही से नहीं देखा, क्योंकि अगर देखा होता तो ऐसे बयान नहीं देते, या फिर राहुल गांधी के मामले में इन्हें कुछ कंफ्यूजन है। मैं अभी पाठशाला में कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। भाई राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है, वजह नरेंद्र मोदी नहीं है, उनका खुद का बयान है, राहुल गांधी का बयान है। नरेंद्र मोदी ने उनको भाषण लिख के नहीं दिया था, वो खुद अपनी मर्जी से बोल रहे थे। राहुल गांधी की सदस्यता गई, वजह है पहले से तय कानून जिसका समर्थन खुद राहुल गांधी कर चुके हैं। उन्होंने खुद वो ऑर्डिनेंस फाड़ा था जो सदस्यता जाने से रोकता था। तो बयान भी उनका, सजा होने की वजह उनका खुद का अपना एक्शन जिसमें ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था, वो कानून जो कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी। राहुल गांधी का बंगला खाली करने की बात हो रही है, वजह सांसद नहीं रहे तो बंगला भी खाली करना होगा, औरों के साथ भी होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? राहुल गांधी पर एक्शन हो रहा है, वजह है कानूनी मामला, राजनीतिक या कूटनीतिक मामला है ही नहीं। उधर राहुल गांधी पर एक और मुसीबत आ सकती है। मोदी सरनेम पर विवाद में अब ललित मोदी भी राहुल गांधी के खिलाफ केस करने की धमकी दे रहे हैं। ललित मोदी याद है ना, जो आईपीएल शुरू किए थे, इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल के चीफ रह चुके ललित मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ ब्रिटेन की कोर्ट में केस करने की धमकी दे दी। ललित मोदी ने कहा कि वो तुरंत राहुल गांधी के खिलाफ यूके की अदालत में केस दर्ज कराने का फैसला कर चुके हैं। ललित मोदी ने कहा कि उन्हें यकीन है कि राहुल गांधी को कुछ ठोस सबूतों के साथ आना होगा। वो इस बात से भड़के हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी उन्हें भगोड़ा कह रही है। ललित मोदी का कहना है कि अभी तक उन्हें किसी भी केस में दोषी करार नहीं दिया गया, तो भगोड़ा किस बात का कह रहे हो? तो वो कह रहे हैं ब्रिटेन की अदालत में राहुल गांधी को खींचेंगे। मोदी सरनेम पर राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, उस मामले में अभी राहुल गांधी और फंस सकते हैं। पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को अपना बयान दर्ज कराने के लिए 12 अप्रैल को बुला लिया है। मोदी सरनेम वाले राहुल के बयान पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने भी 2019 में मामला दर्ज करा दिया था। इस मामले में सभी गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं और राहुल गांधी को बयान दर्ज कराना है, जिसके लिए 12 अप्रैल की तारीख तय की गई है। तो राहुल गांधी खुद अपने बयान की वजह से फंसे हुए हैं और इधर उधर से विदेशी मदद के नाम पर कांग्रेस खुश हो रही है।
देखा अमेरिका बोल दिया है, देखा जर्मनी बोल दिया। राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस ने कई दिनों से माहौल बनाया हुआ है। हालांकि इस पर पहली बार देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी बयान दिया। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने अभी तक अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए अपील तक नहीं की है। बॉस, ये किस तरह का घमंड है? आपको सब अपने मुताबिक चाहिए। आप सांसद बने रहना चाहते हो और अदालत के सामने भी नहीं जाओगे। ये किस तरह का घमंड है? कहां से ऐसा घमंड आता है? अमित शाह पूछ रहे हैं। इतना ही नहीं, अमित शाह ने यह भी कहा कि राहुल गांधी अकेले ऐसे नेता नहीं है जिनकी सदस्यता गई है। कानून की वजह से राहुल गांधी से भी ज्यादा अनुभव रखने वाले नेताओं की सदस्यता जा चुकी है। अमित शाह ने कहा कि जब लालू यादव की सदस्यता गई तब लोकतंत्र खतरे में क्यों नहीं पड़ा? जब गांधी परिवार की बात आए तभी क्या लोकतंत्र खतरे में आता है? इसी तरीके से 17 नेताओं की सदस्यता जा चुकी है और यह देश का कानून है जो कांग्रेस अपने राज्य में बदल भी सकती थी, लेकिन राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस को बकवास कहकर फाड़ दिया था। अब छाती पीट रहे हैं। यह अमित शाह ने पहली बार बयान दिया है। मैं अब पाठशाला में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का वो चैप्टर भी खोलना चाहता हूं जिसमें आज आपको बताऊंगा कि किसने अमित शाह से कहा कि नरेंद्र मोदी को फंसा दो। क्योंकि आज जब इन केसेस की बात हो रही है तो माहौल यह बनाया जा रहा है, विपक्ष का एक बड़ा मुद्दा यह है कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई विपक्षी दलों पर हो रही है और इसलिए वो एकजुट हो गए। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, विपक्ष के नेताओं को ही जेल भेज रही। लेकिन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग क्या होता है, यह गृह मंत्री अमित शाह ने उन दिनों को याद करते हुए बताया जिन दिनों में केंद्र में कांग्रेस का राज हुआ करता था और राजनीतिक टारगेट पर नरेंद्र मोदी थे। अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब वो गुजरात के गृह मंत्री थे तो एक एनकाउंटर के केस में उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। अमित शाह ने बताया कि पूछताछ के दौरान 90% सवालों में सीबीआई के अधिकारी उनसे यही कह रहे थे कि क्यों परेशान हो रहे हो, नरेंद्र मोदी का नाम दे दो तुम्हें छोड़ देंगे। यह अमित शाह ने बयान दिया है कि सीबीआई चाहती थी कि किसी तरीके से नरेंद्र मोदी को फंसा दो तो तुम्हें रिलीज कर देंगे, तुम्हें छोड़ देंगे। अमित शाह ने आगे बताया कि इस एनकाउंटर केस में उन्हें 90 दिन के बाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। उसके बाद उन्होंने मुंबई में आरोपों से बरी होने की अर्जी दी क्योंकि केस गुजरात के बाहर मुंबई में चल रहा था। मुंबई में चले केस में कोर्ट ने कहा था कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से सीबीआई ने राजनीतिक इशारे पर केस किया और इसलिए कोर्ट ने अमित शाह के खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया। अमित शाह ने कहा कि ऐसे ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी केस हुआ था और यह भी कोई भ्रष्टाचार का केस नहीं था बल्कि दंगों से जुड़ा हुआ केस था। अंत में नरेंद्र मोदी के खिलाफ आरोप सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गए। अमित शाह ने याद दिलाया कि इतना सब कुछ हो गया लेकिन उन्होंने, उनकी पार्टी ने कभी कोई हाय तौबा तो नहीं मचाई, कोई सड़क पर उतरकर प्रदर्शन तो नहीं किया, कोई काले कपड़े पहनकर जो है वो हंगामा तो नहीं किया, अमेरिका, जर्मनी, यूरोप से तो नहीं कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, बताइए मुझे उठाकर अंदर डाल दिया है, सीबीआई से पूछताछ करा रहे हैं, आप लोग चुपचाप देख रहे हैं, ये तो नहीं कहा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के राज में बीजेपी के नेताओं पर जो केस हुए वो भ्रष्टाचार के केस भी नहीं थे, वो ऐसे केस थे जिन्हें फर्जी तरीके से नेताओं को फंसाने के लिए तैयार किया गया था। जबकि आज विपक्ष के नेताओं पर जो केसेस हैं वो भ्रष्टाचार के केस हैं और बदजुबानी से जुड़े हुए केस हैं। अमित शाह ने जिस एनकाउंटर केस में गिरफ्तारी का जिक्र किया, आप में से बहुत लोगों को, जो युवा पीढ़ी है, उनको पता नहीं होगा, आपको बताता हूं। क्योंकि जब वो गिरफ्तार हुए तो देश में वैसा हंगामा नहीं हुआ था जैसा आज हो रहा है, इसलिए बहुत लोगों को याद भी नहीं होगा। यह 2005 का सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस था जिसकी उस वक्त बड़ी चर्चा हुई। यह बात 23 नवंबर 2005 की है। अहमदाबाद में सोहराबुद्दीन शेख नाम के व्यक्ति का राजस्थान और गुजरात पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में एनकाउंटर कर दिया गया था। 2 राज्यों की पुलिस थी। इस केस में सोहराबुद्दीन की पत्नी कौसर बी और उसके साथी तुलसीराम प्रजापति को भी मार गिराया गया था। अब सवाल यह है कि सोहराबुद्दीन शेख था कौन?
आरोपों के मुताबिक सोहराबुद्दीन एक गैंगस्टर था, उसके आतंकियों से संबंध थे। आरोप था कि वह उदयपुर, अहमदाबाद और उज्जैन के मार्बल व्यापारियों और फैक्ट्री मालिकों से उगाही करता था। पुलिस को काफी वक्त से उसकी तलाश थी। एनकाउंटर के कुछ हफ्तों के बाद सोहराबुद्दीन के भाई रबाबुद्दीन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा। आरोप लगाया कि वो सोहराबुद्दीन की मौत को लेकर गुजरात पुलिस के बयान से सहमत नहीं है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोहराबुद्दीन के मारे जाने और कौसर बी के गायब होने के मामले में गुजरात पुलिस को जांच के आदेश दिए। साल 2005 से 2010 तक गुजरात पुलिस ने इस मामले की जांच की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला सीबीआई को सौंपा और उसके बाद क्या हुआ आज आपको यह भी याद दिलाता हूं। जनवरी 2010 में सीबीआई को जांच सौंपी गई कि बॉस आप जांच कीजिए, और यह जांच किसने सौंपी? सुप्रीम कोर्ट ने सौंपी। 23 जुलाई 2010 इस मामले में चार्जशीट फाइल हुई और इसमें आरोपी किसको बनाया? इसमें आरोपी बनाया तब के गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह को। उन पर आरोप क्या लगा भाई? अमित शाह पर हत्या का आरोप लगाया, आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया, अपहरण का, उगाही का आरोप लगाया। 24 जुलाई 2010 को अमित शाह ने गुजरात में गृह राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। 23 जुलाई को चार्जशीट आता है, 24 जुलाई को अमित शाह इस्तीफा देते हैं। अगले ही दिन अमित शाह इस्तीफा दे देते हैं। कोई हंगामा नहीं हुआ बॉस। ये नहीं कि अरे हमको टारगेट किया, सीबीआई जो है वो तो केंद्र के इशारे पर है, फंसा दिया, चलो काले कपड़े निकालो, काला कुर्ता है तुम्हारे पास, आना पहन के, ये सब नहीं हुआ। उन्होंने रिजाइन कर दिया। 25 जुलाई 2010 को अमित शाह को 3 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। 5 अगस्त 2010 को कोर्ट ने अमित शाह को 20 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा। 29 अक्टूबर 2010, 29 अक्टूबर 2010 अमित शाह को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। मतलब तब तक वो जेल के अंदर रहे, 3 महीने करीब जेल के अंदर रहे अमित शाह। आप में से कितने लोगों को पता है? लेकिन बीजेपी ने सड़क पर तमाशा नहीं किया कि लोकतंत्र खत्म हो गया देश के अंदर। उसी दिन हाईकोर्ट के फैसले को सीबीआई ने चुनौती दी। 30 अक्टूबर 2010 यानी अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह को गुजरात से दूर रहने के लिए कह दिया। कोर्ट के आदेश पर 2 साल तक अमित शाह को गुजरात से दूर रहना पड़ा, लेकिन अमित शाह कानूनी लड़ाई लड़ते रहे। इसके बाद दिसंबर 2014 में मुंबई की सीबीआई कोर्ट ने अमित शाह को बरी कर दिया। तब कोर्ट ने कहा था कि अमित शाह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है, अमित शाह को राजनीति की वजह से फंसाया गया था। कोर्ट कह रहा है कि फंसाया गया पॉलिटिक्स के चक्कर में। एक आदमी जेल गया, एक आदमी अपने राज्य से बाहर रहा, लेकिन उसने विदेश घूमकर यह नहीं कहा कि देखो मुझे पॉलिटिकली फंसा दिया, भारत में तो लोकतंत्र खत्म हो गया। और आप लोग चुपचाप बैठे देख रहे हो। फिर साल 2016 में सीबीआई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह को जो क्लीन चिट मिली थी उसे कायम रखा। इसके बाद साल 2018 में भी बॉम्बे हाईकोर्ट में पीआईएल डाली गई और सीबीआई के उस फैसले को चुनौती दी गई जिसमें सीबीआई ने अमित शाह को बरी करने के आदेश को चैलेंज नहीं किया था। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस पीआईएल को खारिज कर दिया। यानी एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट तक ये लोग अमित शाह को टारगेट करने के लिए घूमते रहे कि नहीं नहीं ये आदमी है दोषी, लेकिन एक अदालत से दूसरी अदालत अमित शाह कानूनी लड़ाई लड़ते रहे और उससे कानूनी प्रक्रिया के तहत बरी हुए। सड़क पर कोई तमाशा नहीं हुआ, काले कुर्ते नहीं सिलवाए गए। विदेशी मीडिया क्या बोल रही है और विदेश के लोग क्या बोल रहे हैं यह नहीं समझाया गया, क्योंकि देश का कानून सबके लिए बराबर होता है बॉस। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी गुजरात दंगों के मामले में
बार बार एसआईटी की जांच से क्लियर निकले, अब सुप्रीम कोर्ट की जांच से भी क्लियर निकले, लेकिन सड़क पर कोई तमाशा नहीं हुआ था। अब हो रहा है, करते रहिए।